लोग वर्ष भर अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की बात सुनते रहे हैं। हमारे अध्ययन में भी अर्थनिरपेक्ष शिक्षा का विषय आता ही है। जब शिक्षा अर्थनिरपेक्ष होती है तब गुरुकुल का, आश्रम का, विद्यापीठ का, विद्यालय का जो भी शिक्षा संस्थान है उसका योगक्षेम कैसे चलेगा, इसका मुद्दा भी आता ही है। हमने भी इस विषय की चर्चा पूर्व में की है। हमने बोला है, सुना है, पढ़ा है, देखा भी है, हम उसमें से गुजरे भी हैं। तो जब हम विद्यापीठ के योगक्षेम की बात करते हैं तब हमारे सामने 4 माध्यम आते हैं: गुरुदक्षिणा, दान, समित पाणी और भिक्षा। इनके बारे में भी हमने सुना है। तो इसमें से भिक्षा योजना के बारे में हमने प्रयोग करने का प्रारंभ किया है। यह इसलिए कि हमें भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा में उसके ज्ञानात्मक पक्ष को भारतीय रूप में प्रस्तुत करना, इस विचार का भी अनुभव है। इस विचार को हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते भी हैं, परंतु उसका जो व्यवस्थात्मक पक्ष है और आर्थिक पक्ष है उसके बारे में हम बहुत सारे प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमने उनके बारे में बहुत विचार किया हुआ नहीं रहता है। परंतु विद्यापीठ में, पुनरुत्थान विद्यापीठ में समग्रता में यदि भारतीय शिक्षा योजना करनी है तो व्यवस्था के प्रश्न को और आर्थिक पक्ष को ध्यान में तो लेना ही होगा। तो व्यवस्था की दृष्टि से हम स्वायत्त शिक्षा व्यवस्था का विचार प्रस्तुत करते हैं और आर्थिक पक्ष में भिक्षा को हम प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। तो हमने सुना है इसके पहले भी कि समाज में श्रेष्ठ लोग जो हैं, जो धर्म, संस्कृति, ज्ञान, सेवा आदि का काम करते हैं, वे अपने स्वयं के लिए अर्थार्जन नहीं करते, व्यक्तिगत भी नहीं करते और संस्था के रूप में भी नहीं करते। जो अपने लिए अर्थार्जन नहीं करता उसका योगक्षेम समाज देखता है, समाज पर आधारित ही होता है। समाज पर आधारित होता है तो व्यक्ति को या संस्था को समाज के पास जाना चाहिए और समाज के पास जाकर जब हम उनसे कुछ अपेक्षा करते हैं तो उसको भिक्षा कहा गया है। आजकल बहुत अभी भिक्षा को भीख के संबंध, भीख के रूप में, भिखारी के रूप में, भिक्षा मांगने वाले को भिखारी के रूप में तिरस्कार करने का प्रचलन हुआ है और भीख मांगना बहुत ही खराब वस्तु है, ऐसा इतना डेरोगेटरी सेंस में उसका प्रयोग किया जाता है। परंतु भीख ये हमारी परंपरा में कहीं है ही नहीं, भिक्षा ही है और वह मांगने वाले का गौरव किसी भी रूप में कम नहीं करता है। हमारी परंपरा तो ऐसी ही है, जो भी भिक्षा मांगता है उसको आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक भिक्षा देना, ये भी समाज अपना कर्तव्य समझता आया है। इस परंपरा को अभी हमें पुनर्जीवित करना है, पुनर्स्थापित करना है, पुनर्प्रतिष्ठित करना है। इसलिए पुनरुत्थान विद्यापीठ ने विगत 3 वर्षों से भिक्षा योजना का प्रारंभ किया है। ये 3रा वर्ष है जिसका प्रारंभ आज हो रहा है। हमने उसका नामकरण किया है श्री निधि भिक्षा योजना। इस वर्ष के भिक्षा योजना में 5127 शब्द साथ में जुड़ा है। विगत 2 वर्षों से उसको अलग करने के लिए ऐसा शब्द जोड़ा है, ये तो एक बात है। 5127 ये कलयुगाब्द है,
इसलिए हमने उसको इसके साथ जोड़ा है। अब युगाब्द शब्द नहीं जुड़ा है, क्यों? क्योंकि हमें धीरे धीरे अपने आप पता चलना चाहिए कि 5127 कहने से हम कहना क्या चाहते हैं। तो इसको विशेष परिचय देने के लिए ऐसा अभिधान है, श्रीनिधि भिक्षा योजना 5127। यह योजना 3 मास तक चलेगी। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आज से शुरू हुई और मार्गशीर्ष अमावस्या को ये समाप्त होगी। ये 3 महीने ये चलेंगे। 3 महीने के 90 दिन हैं। इनके 3 विभाग होंगे। एक होगा प्रथम भाग, उसका 40 दिन का होगा, अर्थात अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक शुक्ल दशमी तक का। यह है पूर्व तैयारी का पड़ाव। दूसरा पड़ाव या दूसरा चरण होगा कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी। यह 30 दिन का होगा। 30 नहीं, वैसे होता तो है ये 31 दिन का। यह 31 दिन का दूसरा चरण है। यह है प्रत्यक्ष भिक्षा व्रत का, भिक्षा व्रत के अनुष्ठान का। और तीसरा होगा का मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी से ही शुरू होगा, अमावस्या तक के 20 दिन होंगे। इसको समेटना, इसका हिसाब करना, इसका लेखा जोखा करना, इसका आकलन करना, इसका मूल्यांकन करना, इसकी समीक्षा करना और इसका खाता बंद करना। ऐसे 3 चरणों में यह भिक्षा योजना चलेगी। हम सब भिक्षाव्रती हैं। प्रत्यक्ष रूप में तो 31 दिन तक हम भिक्षाव्रती रहेंगे, परंतु अभी हम भिक्षाव्रती बनने की तैयारी कर रहे हैं और बाद के भी भिक्षाव्रत का हम समापन करते होंगे। तो हम सब भिक्षाव्रती बनेंगे। ये हमारा भिक्षा मास रहेगा। वो जो कार्तिक मास है वो हमारा भिक्षा मास रहेगा। अब यह जो पूर्व तैयारी है उसमें हमें क्या क्या करना है। अभी हम भिक्षाव्रती बनना चाहते हैं, यह तो सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि हमने स्वयं ही ऐसा संदेश भेजा है कि मैं श्रीनिधि भिक्षा योजना 5127 में भिक्षाव्रती बनना चाहती हूँ। अतः ये स्वेच्छा पूर्वक स्वीकृत ऐसा हमारा कार्य है। तो पहला काम हमें जो करना है वो हमारा मानस अनुकूल बनाना है। मानस अनुकूल बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज के समय में भिक्षा मांगना ये बहुत संकोच पूर्वक किया जाने वाला काम है। मैंने करते ही नहीं हम, और ऐसा प्रचलन है हम लेने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना, ये तो कितनी बुरी बात है। ये कैसे हो सकता है? बात तो ठीक है, भीख के रूप में इसका प्रचलन चारों ओर होने के कारण से, और एक गृहस्थ को कभी भी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए अपने योगक्षेम के लिए। ये हमारे लिए इतना व्यक्तित्व में ओतप्रोत हो गया है कि भिक्षा मांगना ये विचार भी हमें बहुत एकदम स्वीकार नहीं होता। अपने मन को ये समझाना होगा कि ये हम स्वयं अपने लिए, अपनी गृहस्थी के लिए तो नहीं मांग रहे हैं, एक बहुत बड़े उदात्त कॉज को। क्या शिक्षा अर्थनिरपेक्ष होनी चाहिए। इस कॉज को स्थापित करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करना, शिक्षा क्षेत्र में जो भी कार्यरत हैं ऐसे लोगों के मन में स्थापित करना और समाज के मन में स्थापित करना, ये हमारा उद्देश्य है। ये बहुत बड़ा कॉज है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे और लाभकारी ऐसे आने वाले हैं। तो जो 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद प्रतिष्ठित हो जाएगा, स्वाभाविक रूप में स्वीकृत हो जाएगा,
उसके बाद का शिक्षा क्षेत्र का स्वरूप एकदम से अलग होगा और वो वास्तव में संस्कृति के आधार पर टीका होगा। उसका अपना स्वमान होगा, इसका अपना सम्मान होगा और आदर पात्र स्थान ऐसा समाज में होगा। और शिक्षा समाज को और राज्य को मार्गदर्शन करने की अधिकारी बन जाएगी। शिक्षक भी ऐसे सम्मान जनक स्थान पर पहुंच जाएगा। इतना श्रेष्ठ परिणाम जिससे मिलने वाला है, उस योजना में हम जुड़े हैं, तो इस कॉज के लिए हमें भिक्षा मांगना है। ये हमारे मन को हमें समझाना होगा और मानस को अनुकूल बनाना होगा। हमारा एटीट्यूड इसके विषय में बदलना चाहिए। अब ये इतना सरल काम तो नहीं है, परंतु हम यदि भगवान से प्रार्थना करते करते ये काम करेंगे तो हमारा मानस अनुकूल बनेगा। हमारी रुचि इसमें निर्माण होनी चाहिए, तो ये हमें करना है। हमारी सुविधा माने हमारी अनुकूलता, हमारे पास कितना समय है, कितना परिश्रम हम इसके लिए कर सकते हैं, बाकी सारी परिस्थिति और वातावरण कितना अनुकूल है, कार्य की अन्य स्थानों पर व्यस्तता कितनी है, ये सारा करके उसमें से मैं अधिक से अधिक अनुकूलता कैसे निर्माण कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये हमें देखना है। क्योंकि एक तो आज का जो समय है, वर्तमान समय, वह आपाधापी का तो हो ही गया है। सब लोग भागते ही रहते हैं। किसी को आराम से चैन से बैठने का समय ही कम मिलता है। जो हम भागदौड़ करते हैं या जो हम व्यस्त रहते हैं कामों में, वो फ्रूटफुल है कि नहीं, परिणामदायी है कि नहीं, प्रोडक्टिव है कि नहीं, वो तो एक अलग बात है। हम उसका मूल्यांकन अभी नहीं कर रहे हैं, परंतु किसी न किसी कारण से हम व्यस्त तो बहुत होते हैं। तो पहली मारामारी तो समय की ही रहती है, हमारे पास समय ही नहीं। दूसरा, हमारी बुद्धि भी उसमें उलझी रहती है, हमारा मन भी उसमें उलझा रहता है। व्यावहारिक शारीरिक रूप से भी हम उस व्यस्तता में उलझे रहते हैं। कभी शारीरिक अधिक होता है, कभी मानसिक अधिक होता है, कभी बौद्धिक उलझाव अधिक होता है। परंतु हम समय, श्रम, बुद्धि, शक्ति आदि सभी बातों से एक पूर्ण रूप से प्रतिकूल वातावरण में तो रह ही रहे हैं। उसमें से मुक्त होकर हम इस कार्य के लिए कितनी अनुकूलता बना सकते हैं, वो हमें देखना है। अधिक से अधिक अनुकूल बनना ये हमारी सबकी इच्छा तो होगी, क्योंकि यदि मानस अनुकूल बना तो परिस्थिति को अनुकूल बनाना ये हमारे लिए संभव भी होगा और अपेक्षाकृत सरल भी होगा। तो हमारी अनुकूलता कितनी है और हमारी क्षमता कितनी है। क्षमता माने हम किसको कितना समझा सकते हैं, कितना अच्छी तरह से संपर्क कर सकते हैं, कितना प्रभावी हो सकते हैं, कितने भिन्न भिन्न प्रकार से हम इस लोगों को समझाने के लिए युक्ति कर सकते हैं, हमारी प्रस्तुति को अच्छी बना सकते हैं। इन सब के लिए क्षमता चाहिए। अनुभवी कार्यकर्ता में ये क्षमता अधिक होती है, नए नए कार्यकर्ता में ये क्षमता थोड़ी कम होती है। कोई स्वभाव से ही अधिक क्षमता वाला होता है। तो अपनी क्षमता, अपनी अनुकूलता, अपनी रुचि और अपना मानस, इन चारों को हमें इंटीग्रेट करना है। ये पूर्व तैयारी का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा यह चरण है। अपने आप को इसके लिए सिद्ध करना, अपने आप को इसके लिए योग्य बनाना, अपने आप को इसके लिए पात्र बनाना। योग्यता, पात्रता, सिद्धता, सज्जता, ये सारी बातें हमें अपने अंदर जो है उन सबको इंटीग्रेट करते हुए अपनी अनुकूलता निर्माण करनी है। ये सारा करने के लिए हमारे पास 40 दिन हैं।
इसलिए प्रत्यक्ष भिक्षा व्रत के अनुष्ठान से भी इसके लिए हमारे पास अधिक समय है। यह काम भी ऐसे धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया का ही है, इसलिए इसका महत्व हम समझें। तो ये एक हुआ। अब इसके बाद हमारा प्रत्यक्ष कार्य शुरू होता है। इसके लिए एक भिक्षा योजना का परिचय देने वाला, भिक्षा संकल्पना समझाने वाला और भिक्षा योजना प्रत्यक्ष में कैसे होगी 1 मास के दौरान, इसका एक पत्रक बना है, वो सबको प्राप्त होगा। दूसरा, इसके पुनरुत्थान विद्यापीठ विचार एवं कार्य परिचय ऐसी एक पुस्तिका है, वह भी सबको प्राप्त होगी। और भिक्षा प्राप्त करने के बाद देने के लिए कच्ची रसीद चाहिए, वो भी सबको प्राप्त होगी। यह पत्रक जो है वह हिंदी में है, यह पुस्तिका भी हिंदी में है। कर्नाटक और तमिलनाडु के भिक्षाव्रतियों के लिए ये हिंदी भाषा अवरोध रूप होगी। भिक्षा दाताओं का संपर्क करने के लिए भी ये अवरोध रूप होगी। तो यदि आवश्यक लगता है, और गत वर्ष भी ऐसा प्रयोग किया था हमने, तो कन्नड़ में और तमिल में इसका अनुवाद हम कर लेंगे। तो मैं दोनों स्थानों पर विनोद जी को और लता जी को ये पत्रक आज ही व्हाट्सएप से भेज दूंगी। पुस्तिका का क्या करना है वो देखिए। कल विनोद जी से बात हुई थी, उन्होंने तो उसका भी तमिल कि हम 31 दिनों में कितने लोगों का संपर्क कर सकते हैं। फिर वो 4 बातें तो है ही, मानस, रुचि, अनुकूलता और क्षमता, ये 4 बातें तो है ही। तो हम कितने लोगों का संपर्क कर पाएंगे, कितने लोगों से बातचीत करेंगे। एक साथ 2, 3, 4, 5 लोगों को मिल सकते हैं या एक एक को ही मिलेंगे, इसकी योजना हम बनाएंगे। तो ऐसी सूची बनाना ये तो बहुत आवश्यक है। ऐसी सूची बनाकर अपने ही साथ जो अन्य भिक्षाव्रती हैं उनके साथ शेयर भी करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है विद्या क्षेत्र में 3-5 लोग एक साथ हैं, अब 5 लोग अपनी अपनी सूची बनाते हैं, तो उनमें कई नाम ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। 3 लोगों के पास एक ही नाम होगा, 5 के पास एक ही नाम होगा, 2 के पास एक ही नाम होगा। पूर्ण प्रमति में भी इसकी संभावना है और अधिक है, क्योंकि संख्या भी वहां अधिक है। तो फिर हमारी सूची परिष्कृत करके, स्पष्ट करके, साफ सुथरी बना लेना, जो हमारी ही होगी। सभी ने साथ मिलकर यदि हमने एक दूसरे की सूची कंपेयर कर ली, टैली कर ली, वेरीफाई कर ली, तो फिर हमारी एक्सक्लूसिवली ऐसी सूची बनेगी। हम भिक्षा मास शुरू होने पर आज किसका संपर्क करेंगे, ये है कि नहीं है अवेलेबल, ऐसी बात के लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हमारा पूर्व नियोजन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हम ऐसी सूची बनाने का प्रारंभ आज से ही करेंगे। हम सूची बनाने के बाद उनका संपर्क करेंगे। संपर्क फोन से हो सकता है, पत्र से हो सकता है, प्रत्यक्ष मिलकर भी हो सकता है, जैसी अपनी सुविधा और जैसी आवश्यकता और जैसी संभावना, ऐसे हम उनका संपर्क करेंगे। वे भिक्षा देने में सहमत हैं कि नहीं, वह अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जानेंगे कि हाँ, इनके यहाँ से हमें भिक्षा प्राप्त हो सकती है। तो ये दूसरी बात हुई। तो ये हमारी सूची भिक्षा दाताओं की सूची बन जाएगी। उसके बाद पूरा 31 दिन का समय पत्रक तय करना कि किस भिक्षादाता को कौन से दिन, कौन से समय हम मिलने के लिए जाएंगे। ये हमारी समय सारिणी पूरी तैयार हो जानी चाहिए।
और ऐसी समय सारिणी तैयार हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को इसकी सूचना प्राप्त होनी चाहिए। उसकी सूचना उनको मिलने के बाद हो सकता है कि उसमें कुछ रिशफल करना पड़े, कुछ परिवर्तन करना पड़े। तो ऐसा परिवर्तन करके हम अपना टाइम टेबल जो है 31 दिन का, वह फुल प्रूफ बनाएंगे, एकदम सही, और उस नियोजन का अनुसरण करेंगे। तो उतने गिवन टाइम, हमें उपलब्ध समय का हम पूर्ण रूप से उपयोग कर पाएंगे, अनिश्चितता में नहीं रहेंगे और हमारे प्रयास को प्रतिसाद भी अच्छा मिलेगा। तो ये हमको तीसरा काम करना है, पूरी समय सारिणी। इन सारे काम में हमारे जो गट प्रमुख हैं, विभाग प्रमुख हैं, इनकी सहायता हमें अवश्य प्राप्त होगी। इस संरचना के बारे में मैं इसके बाद दूसरे मुद्दे में बता रही हूँ। तो ये हमारा समय सारिणी बन गई हमारी पूरी। ये दोनों काम साथ साथ में चलते हैं, हमारा मानस भी बन रहा है और हमारी समय सारिणी भी बन रही है, दोनों काम साथ साथ में होंगे। उतने समय में हमारे पास यार सारी सामग्री भी, संपर्क की सामग्री है, वह भी प्राप्त हो जाएगी, उपलब्ध हमारे पास हो जाएगी। हमें अपना लक्ष्य भी तय करना है। यह लक्ष्य तो तय करना अनुमान से ही होता है। हमारे भिक्षादाता, जिन भिक्षादाताओं को हम जानते हैं, उनकी क्षमता कितनी है, उतनी हम 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। कितनी भिक्षा प्राप्त होगी, तो कितनी भिक्षा लोग देंगे, यथा भक्ति यथा शक्ति। इन 2 बातों को आप ध्यान में रख, इन 2 शब्दों को ध्यान में रखिए। सर्वत्र ये दोनों शब्द हमें लागू होते हैं, यथा भक्ति यथा शक्ति। भिक्षा देने के लिए पहले तो भक्ति होनी चाहिए, माने आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, मानसिक अनुकूलता होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं यथा भक्ति। तो जो कितना देगा, यथा भक्ति, जितनी आस्था है, आदर है, उसी के अनुसार वह भिक्षा देगा। परंतु केवल इतना ही नहीं है, ये तो एक पक्ष है। आस्था बहुत है, श्रद्धा बहुत है, इच्छा बहुत है, मैं बहुत कुछ दूं, परंतु उतनी शक्ति नहीं होती। तो यथाशक्ति, जितनी क्षमता है उसके अनुसार देंगे। अब शक्ति तो बहुत है, शक्ति तो 5 लाख देने की है, परंतु भक्ति नहीं है तो भी नहीं देंगे। इसलिए यथा भक्ति यथा शक्ति, ये दोनों बातें रहेंगी। हम यदि भिक्षादाता को अच्छी तरह से जानते हैं तो हम उनके बारे में अनुमान कर सकते हैं। ऐसे अपनी क्षमता, हमने जो सूची बनाई है, वे भिक्षादाता, उनकी भक्ति और शक्ति, इन सबका अनुमान करके हमें लक्ष्य तय करना है। लक्ष्य के लिए एक तीसरा संदर्भ है। इस बार की भिक्षा योजना में हमारा लक्ष्य है 2 करोड़ रुपया और हमारे भिक्षावृत्ति है साधारण से 125, 130 इतने। अब हम इन बातों को भी हमारे मानस पटल पर अंकित होने दे कि ये भी है, इसको भी मीट करना है। इंडिविजुअली नहीं, सामूहिक रूप में, कलेक्टिवली हमें इस लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। उस हिसाब से तो तीनों बातें हो गई, हमारी अपनी क्षमता, भिक्षादाताओं की भक्ति और शक्ति, और हमारा समवेत सामूहिक ऐसा लक्ष्य। इन तीनों संदर्भों को एक साथ विचार में लेकर, उसके ऊपर पूर्ण विचार करके, पूर्ण आकलन करके हम अपना लक्ष्य तय करेंगे। साधारण रूप में अगर परीक्षा में लिखना हो, पेपर लिखना हो, तो हम मिनिमम पॉसिबल नहीं करेंगे,
मैक्सिमम पॉसिबल करेंगे। माने परीक्षा के लिए तैयारी करना है, कितना पढ़ना, कितनी तैयारी करना, कितने प्रश्नों के उत्तर, कितने चैप्टर, कितने पुस्तक, कितनी संदर्भ पुस्तकें पढ़ना। तो हमारा लक्ष्य मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए, मिनिमम पॉसिबल नहीं। कम से कम इतने नंबर तो मिले होने चाहिए ना, तभी तो हम उत्तीर्ण होंगे। नहीं, ऐसा नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल। ऐसे लक्ष्य के बारे में भी हम मिनिमम पॉसिबल की बात नहीं करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल की बात करेंगे। और फिर भी हमें टेंशन में नहीं रहना है। हमारी मनस्थिति के बारे में दो बातें जो एक दूसरे से विरोधी हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर संतुलन बनाती हैं। ऐसी दो बातें कौन सी हैं? तो एक है, हमें टेंशन में नहीं रहना है, भय नहीं होना चाहिए, आपाधापी, हड़बड़ी, एक्साइटमेंट, ऐसी जो मानसिक उत्तेजनाएं होती है, ऐसा नहीं करना है, टेंशन नहीं रखना। और ये मेरे से नहीं होगा तो, मुझे कोई नहीं देगा तो, कैसे, लोग तो अभी कोई देता ही नहीं है, सब सुन लेते हैं परंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है, इस कारण से हमारा तनाव बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी। तो ये नहीं, एक अपने मन को स्थिर रखना है, संतुलित रखना है, टेंशन नहीं, आपाधापी नहीं, हड़बड़ी नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, गड़बड़ नहीं। ये एक एक है, अपने मन को हम शांत रखेंगे, अपने मन को स्थिर रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ये एक बात है। परंतु इसका जो दूसरा है, हमारी गंभीरता कम नहीं होने देंगे। हंसकर बात करने वाले गंभीर नहीं होते, ऐसा नहीं है। और शो ऐसा गंभीर चेहरा बनाकर बात करने वाले वास्तव में गंभीर होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो दूसरी बात है, हमारी गंभीरता कम नहीं होगी, हम कैजुअल नहीं रहेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, हम इसके प्रति निष्ठा कम नहीं करेंगे, तत्परता कम नहीं करेंगे, कार्यशीलता भी कम नहीं करेंगे। तो अपने मन, बुद्धि, शरीर आदि सभी की शक्तियों को संतुलित रखना ये अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जैसे हमारे अग्रपाठी ने इसके पूर्व के सत्र में कहा था, हमारी अग्रपाठियों की बैठक थी उसमें, कि यह कृति रूप अध्ययन है। हम चिंतन के तो बहुत अभ्यस्त हैं, चिंतन करते हैं, सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, कभी कभी हम भी बोलते हैं, हम भी लिखते हैं, हम भी विचार करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। तो ये चिंतन रूप अध्ययन तो हमारा बहुत होता है, परंतु चिंतन जब तक कृति में नहीं उतरता तब तक इसका परिणाम नहीं मिलता। केवल चिंतन से किसी का पेट नहीं भरता, केवल चिंतन से हमारा योगक्षेम नहीं चलता, उसके लिए कृति आवश्यक है। चिंतन कन्वर्टेड इनटू कृति, ऐसी चिंतन और कृति की स्थिति होती है, चिंतन और कृति का संबंध होता है। तो अध्ययन के दो आयाम हैं, एक है चिंतन अथवा विचार रूप अध्ययन, और दूसरी है कृति, तो कृति रूप अध्ययन। भिक्षा योजना में भिक्षावृत्ति बनना ये हमारा कृति रूप अध्ययन है, और इस कृति रूप अध्ययन के लिए योग्यता, पात्रता प्राप्त करना, यही हमारी मनस्थिति को ठीक रखने की ये दो बातें हैं, कि कैजुअल भी नहीं होना और टेंस भी नहीं होना, गंभीरता भी कम नहीं करना और स्वस्थता भी नहीं खोना। ऐसी हमारी स्थिति 3 मास तक रहनी चाहिए, और फिर भी हम निरंतर सक्रिय रहेंगे, कभी भी हम निष्क्रिय या अक्रिय नहीं रहेंगे। निष्क्रिय या अक्रिय शारीरिक रूप में ही रहा जाता है ऐसा नहीं है, मानसिक रूप में भी होता ही है। तो ये मुद्दा हमारी स्वयं की स्थिति का है, लक्ष्य निर्धारित करते समय भी यही रहेगा।
तो इतनी तो हमारी तैयारी हुई। दूसरा है, हमारा ये विद्यापीठ का सामूहिक प्रकल्प है। इसमें सब व्यक्तिगत प्रयास भी करेंगे और सामूहिक प्रयास भी करेंगे। तो सामूहिक प्रयास के लिए हमारा एक नेटवर्क होना चाहिए, हमारी कुछ व्यवस्था बननी चाहिए, संरचना बननी चाहिए। तो इसके लिए हमारी एक संरचना बनी है। अभी नाम तय नहीं हुए हैं, केवल व्यवस्था, फ्रेमवर्क इसका तय हुआ है। नाम कब तय होंगे? जब हमारे पास सभी भिक्षावृत्तियों की फाइनल सूची आ जाएगी तब। कल अमावस्या थी, उसमें उस दिन को हमने सूची फाइनल आ जाने के लिए रखा था। तो आज हमारे पास ये फाइनल सूची होगी, उसके आधार पर संरचना में नाम तय होंगे। तो ये संरचना कैसी है? इस योजना के लिए एक प्रमुख रहेगा, 2 व्यक्ति, 2 भिक्षावृत्ति उसके सह प्रमुख रहेंगे। बाद में सभी भिक्षावृत्तियों को हमने 4 समूहों में विभाजित करेंगे। उसका शीर्षक रहेगा, पद रहेगा संभाग प्रमुख। ये संभाग रहेगा और हमारे 4 संभाग प्रमुख रहेंगे। एक एक संभाग में 2-2 विभाग रहेंगे और विभाग के प्रमुख रहेंगे। ऐसे 4 संभागों के 8 विभाग और 8 प्रमुख रहेंगे। एक एक विभाग में 4-4 गट रहेंगे और इन गटों के प्रमुख रहेंगे। तो एक विभाग प्रमुख के पास 4 गट प्रमुख रहेंगे। एक संभाग में 2 विभाग हैं, इसलिए एक संभाग प्रमुख, 2 विभाग प्रमुख और कुल मिलाकर 4 विभाग है तो 16 गट रहेंगे। नहीं सॉरी, 2 विभाग हैं एक संभाग प्रमुख के पास, तो 8 गट रहेंगे। एक एक गट प्रमुख के पास 4 भिक्षावृत्ति रहेंगे। इस प्रकार से हमारे 4 संभाग के मिलकर 32 गट होंगे और 32 गटों के 128 भिक्षावृत्ति होंगे। जो प्रमुख हैं, सह प्रमुख हैं, संभाग प्रमुख हैं, विभाग प्रमुख हैं, गट प्रमुख हैं, वे किसी न किसी गट में भिक्षावृत्ति होंगे। अर्थात 128 से अतिरिक्त ये संख्या नहीं है, 128 में ही यह संख्या है। तो इस प्रकार से 32 गट और 128 अध्येता, ये हमारी प्राथमिक स्वरूप की रचना रहेगी। अब हो सकता है 128 से अधिक नाम भी हमारे पास हो सकता है आज के बाद भी भिक्षावृत्ति बनना चाहता हूँ, ऐसा संदेश आए। तो इन सब का इसके बाद, आज संरचना बनने के बाद जो भी नाम आएंगे उनका एक अनौपचारिक गट बनेगा और उसकी भी व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके समान ही उसकी भी रचना बनेगी, उसकी भी व्यवस्था बनेगी। जो गट प्रमुख है, विभाग प्रमुख है, संभाग प्रमुख है, सह प्रमुख है, प्रमुख है, उसके पास 2 दायित्व रहेंगे। एक तो वह भिक्षावृत्ति है ही, तो भिक्षावृत्ति के नाते जितना भी अभी तक मैंने कहा वो सारा हमारा कार्य है। उसके अतिरिक्त अपना अपना ये गट प्रमुख और विभाग प्रमुख आदि आदि दायित्व भी रहेगा। अर्थात एक गट प्रमुख को 4 भिक्षावृत्ति का ध्यान रखना है। एक एक के पास 4-4, एक एक के पास 2-2, जैसे एक संभाग प्रमुख के पास 2 ही विभाग प्रमुख हैं, एक विभाग प्रमुख के पास 4 ही गट प्रमुख हैं और एक गट प्रमुख के पास 4 ही भिक्षावृत्ति है। कभी यदि संख्या का ये जोड़ इधर उधर हुआ तो 5 भी हो सकते हैं। इतना लचीलापन हम इसमें रखेंगे। कभी यदि ऐसी अनिवार्यता हुई तो 4 गट के स्थान पर 5 गट भी हो सकते हैं। ये संभावना हम देख रहे हैं।
परंतु इतना लचीलापन हम उसमें अवश्य रखेंगे। प्रमुख को क्या करना है, सह प्रमुख को क्या करना है, घट प्रमुख को सबको क्या करना है, कैसे करना है, इसकी एक मोटी मोटी संहिता तो बनेगी ही, बन भी रही है, बनेगी भी, चर्चा करते करते और भी स्पष्ट होगी और सभी के पास ये संहिता पहुंच जाएगी। तो सबको, विभाग प्रमुख को भी पता होगा कि संभाग प्रमुख को करना क्या है, संभाग प्रमुख को पता होगा कि घट प्रमुख को करना क्या है। ऐसे सभी के पास ये संहिता रहेगी। इसका भी एक शैक्षिक प्रयोजन है। आगे चलकर हमें भी कोई भी योजना करनी है या योजना का निर्वहन करना है तो ये सारी बातें हमारे सीखने के लिए ही हैं। इसलिए मैं इसको कृति रूप अध्ययन कहती हूँ। पूर्व तैयारी भी हमारा कृति रूप अध्ययन ही है। भिक्षा मांगना यह भी कृति रूप अध्ययन ही है और उसका हिसाब करना और पावती तैयार करना ये भी हमारा कृति रूप अध्ययन ही है। ऐसा मानकर हम इसमें जुड़ रहे हैं तो ये संरचना बनेगी। मोटा मोटा एक, जैसे एक संभाग प्रमुख को विभाग प्रमुख के साथ या घट प्रमुख को भिक्षावृत्ति के साथ या विभाग प्रमुख को घट प्रमुख के साथ जुड़ना है तो क्या करना, सबसे पहले परिचय करना, अच्छे से अंतर बाह्य पूर्ण परिचय, व्यक्तित्व का और परिस्थिति का दोनों का आकलन हमें होना चाहिए। ये तो पहला हुआ परिचय। दूसरा होगा उसको कार्य की जानकारी देना, कार्य समझाना। मैंने हमारी भिक्षावृत्ति, उदाहरण के लिए घट प्रमुख की बात में कर रही हूँ, हमारी भिक्षावृत्ति पहली बार भिक्षा मांगने जा रहे हैं या इसके पहले भी उन्होंने मांगी है, ये तो जानकारी हमको होनी चाहिए। उसी प्रकार से उस हिसाब से उन्हें भी अवगत करना, मैंने पूरी भिक्षा योजना की जानकारी देना, कैसे करना तो कैसे किया हुआ है पहले उसकी जानकारी देना। दूसरा होगा उनको मार्गदर्शन करना कि आप कैसे करेंगे तो सुविधा रहेगी, कैसे करेंगे तो सरलता रहेगी, कैसे कैसे अवरोध आने की संभावना होती है। फिर भिक्षादाता हमें कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उन्हें कैसे उत्तर दे सकते हैं, आदि सारी बातों में उनको मार्गदर्शन करना। तीसरा निर्देश करना कि आप ऐसा करो, देखो आप समय के साथ नहीं चल रहे हैं, विलंब हो रहा है, जरा जल्दी करना चाहिए, आपका नियोजन ऐसा था लेकिन उस नियोजन के अनुसार हुआ नहीं है, आप भरपाई कैसे करेंगे, आप ऐसा करने से ठीक होगा, समय के साथ चलो, ऐसा निर्देश करना, पूछताछ करना, ये तीसरा काम है। सहयोग करना, उनको सहयोग करना ये भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए घट प्रमुख और भिक्षावृत्ति एक ही स्थान के निवासी हैं, तो स्वयं घट प्रमुख भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है और हमारा भिक्षावृत्ति यदि अनुभवी नहीं है और उसको सहायता की आवश्यकता है तो साथ में लेकर जाना, और तो वो भी देखेगा कि हम क्या करते हैं और कैसे ये इतना कठिन नहीं रहता जितना हम कल्पना करते हैं। ये उसको जानकारी मिलेगी, ये अनुभव होगा और उसको जहां भिक्षा मांगने के लिए जाना है वहां साथ में जाना, साथ में सहयोगी के नाते ही जाना, अधिकारी के नाते नहीं जाना, घट प्रमुख के नाते नहीं, सहयोगी के नाते साथ में जाना, तो उनका भी हौसला बढ़ेगा, उसका आत्मविश्वास कम न हो, ये देखना और ऐसा करना। इस रूप में एक विभाग प्रमुख घट प्रमुख के साथ भी व्यवहार करेगा और एक संभाग प्रमुख विभाग प्रमुख के साथ भी करेगा, व्यवहार करेगा। सीधा सीधा संभाग प्रमुख एकदम भिक्षावृत्तियों के साथ ही बात कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो जरा किसके माध्यम से कैसे कैसे करना, इसका ध्यान तो हम लोग रखेंगे। तो ये सारी संरचना है।
संरचना के साथ साथ भिन्न भिन्न श्रेणियों की बैठकें रहेंगी। संपर्क के लिए कितने माध्यम रहेंगे? संपर्क के लिए एक होगा फोन कॉल, दूसरा होगा पत्र, तीसरा होगा प्रत्यक्ष मिलना, चौथा होगा हम ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसके माध्यम से बैठक, ये भी रहेगा। कभी एक स्थान के ही सभी हुए तो प्रत्यक्ष बैठक, ये भी होगा। और फिर भिन्न भिन्न श्रेणियों की बैठक होगी। कभी प्रमुख और सह प्रमुख ही मिलेंगे, केवल प्रमुख, सह प्रमुख और संभाग प्रमुख मिलेंगे, प्रमुख, सह प्रमुख, संभाग प्रमुख और विभाग प्रमुख मिलेंगे, कभी विभाग प्रमुख और गट प्रमुख मिलेंगे, कभी संभाग प्रमुख और विभाग प्रमुख मिलेंगे। ऐसे विभिन्न श्रेणियों की विभिन्न फ्रीक्वेंसी में विभिन्न प्रकार से बैठकें होंगी। ये बैठक भी संपर्क का एक अनिवार्य ऐसा साधन है। तो हम ये बैठकों का भी कहीं कहीं अपनी अपनी पद्धति से, कहीं कहीं सामूहिक रूप में तय होगा उस प्रकार से। तो व्यवस्था से और अपनी ही पद्धति से हम इन बैठकों का आयोजन करेंगे, संपर्क की पद्धति भी निर्धारित करेंगे और ये सारा काम कैसे चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, कहीं व्यवधान आते हैं तो उन्हें दूर कैसे करेंगे और व्यवधान दूर कर देंगे और ये सुचारू रूप से ये पूरा चलेगा, ऐसा हम देखेंगे। काम अगला मुद्दा है अच्छी तरह से जो कुछ भी करना, अच्छी तरह से करना। और इसमें सबसे अधिक आवश्यक है पावती बनाना, कच्ची रसीद बनाना। पूरी डिटेल्स इसमें होंगे। इसमें कहीं गूगल फॉर्म की भी बात आती है, तो गूगल फॉर्म का कैसे करना, इसका जरा आज 1-2 दिन में ये बात तय हो जाएगी। उसके बाद सबको सूचना इसकी मिलेगी कि इसका क्या करना। अभी तो हम इस बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं तय कर सकते, लेकिन ये बात है कि हिसाब हमारा बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए और पावती हमारी अच्छी तरह से बननी चाहिए। हम देंगे भिक्षादाता को, वो कच्ची पावती होगी। हम भिक्षा प्राप्त करेंगे 3 रूप में। एक तो कैश होता है, दूसरा होता है चेक और तीसरा होता है ऑनलाइन जमा करना। ऑनलाइन जमा करना ये व्यावहारिक दृष्टि से बहुत सरल है, इसलिए हम उसका आग्रह करेंगे। परंतु जिस दिन वो ऑनलाइन जमा किया है उसी दिन की पावती भी बननी चाहिए, इसका इतना हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसका स्क्रीनशॉट संबंधित लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमारे पास तो वह होना ही चाहिए, इतना तो हम ध्यान रखेंगे। तो हमें निश्चितता पूर्वक ये सारे काम अच्छी तरह से करने हैं ताकि हम समय से इसकी समाप्ति कर सके और फिर उसकी समीक्षा भी हम अच्छी तरह से कर सके। तो इस प्रकार से हमारी ये भिक्षा योजना चलेगी। मैंने अपनी पूर्व तैयारी के बारे में, प्रत्यक्ष भिक्षा व्रत के अनुसरण के बारे में, समेटने के बारे में, हमारा मानस, हमारी अनुकूलता आदि सब निर्माण अनुकूल बनाने के बारे में, हमारी कार्य पद्धति के बारे में, हमारी संरचना के बारे में प्राथमिक स्वरूप की जानकारी दी है। बहुत ही शीघ्र ही आपको समय सारिणी भी प्राप्त हो जाएगी, आवश्यक उतनी सामग्री भी प्राप्त हो जाएगी और बैठकों का क्रम संरचना भी पूरी हमें पता चल जाएगी। तो आज प्रथम दिन ही हमने इतनी बातें की हैं। अभी आपको इसमें कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ताई जी, मैं विनोद दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक शंका है, ये हाँ जी। भिक्षावृत्ति भी भिक्षादाता हो सकता है क्या?
सामान्य रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि भिक्षावृत्ति तो कार्यकर्ता है, उसने व्यास पूर्णिमा के दिन समर्पण अपना किया ही है, इसलिए भिक्षावृत्ति है, वो समर्पण करेगा, भिक्षा देगा नहीं, वो भिक्षा मांगेगा, इसलिए वो भिक्षा दाता नहीं बनेगा। ठीक। जी वेणुगोपाल जी, आप पूछिए। ताई नमस्ते। नमस्कार। आपने अच्छी तरह से सभी चीज बताया, लेकिन जी। वस्तुतः यह है कि मेरे लिए, अपने लिए व्यक्तिगत रूप जी। से जी। ऐसा व्यवस्थित कार्य इससे पहले भी जब हम ऑफिस में रहे होंगे वैसे हाँ। किए रहेंगे। हाँ। बात यह है कि हम्म, हम अभी जो मांगने जा रहे हैं ये योगक्षेम के लिए है या कृत्रिम अध्ययन के लिए है या किस लिए है? इस बारे में थोड़ा बताएंगे कि जब मैं उनके सामने बैठूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? अरे भाई, मैं अध्ययन कर रहा हूँ इसलिए तो थोड़ा दे दे, ऐसा बोलूंगा, या कि नहीं भाई ये योगक्षेम है, इसका हमारा इसमें यूज होता है, ये इस कार्य में यूज होता है, इसलिए आप दे दो, क्या बोलेंगे हम? हाँ, बताती हूँ। भिक्षा दाता के पास जाने के हमारे दो प्रयोजन रहेंगे। एक, विद्यापीठ के योगक्षेम हेतु धनराशि प्राप्त करना, ये तो बहुत अपेरेंट रहता है, बहुत एक्सप्लिसिट रहता है, परंतु केवल वही नहीं है, भिक्षा के बारे में प्रबोधन करना कि हम क्यों भिक्षा मांग रहे हैं, शुल्क नहीं रख रहे, क्यों नहीं रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि देने वाले शुल्क नहीं दे सकते हैं, परंतु नहीं लेना शुल्क इसलिए नहीं ले रहे हैं, तो योगक्षेम के लिए और भी कोई बातें हम कर सकते हैं, कहीं से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से दान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बहुत डोनेशन के नाम पर तो अनेक संस्थाएं अनेक प्रकार से करती ही हैं, हम नहीं करते हैं, क्योंकि भिक्षा ये एक हमारी बहुत अच्छी समाज के माने सांस्कृतिक कामों के लिए, ज्ञान के कामों के लिए समाज का योगदान, समाज की भागीदारी, इस दृष्टि से एक बहुत अच्छी सुविचारित और अच्छी तरह से जिसका निर्वहन होता आया है, इसी परंपरा है, हम इसको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। ये दो बातें, एक है प्रबोधन और दूसरा है धनराशि की प्राप्ति, इन दो बातों का संतुलन, ये हमारी अभिव्यक्ति के दो आयाम होंगे। कृत्रिम अध्ययन मैं कर रहा हूं ऐसा उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने मन में समझने की बात है कि ये तो मेरा अध्ययन ही चल रहा है, और उसकी चर्चा तो हमारे गटों में होगी कि हमारा अध्ययन कैसा चल रहा है, तो फिर हम भिक्षा का ऐसा अनुभव रहा, ये होगा। भिक्षा दाता को मैंने अभी कहा ऐसे दो मुद्दे होंगे, एक प्रबोधन करना और दूसरा धनराशि प्राप्त करना। जी ताई क्षमा करें, हाँ। धनराशि प्राप्त करना ठीक है, लेकिन उसका उपयोग कोई निर्दिष्ट है क्या? हाँ, उसका उपयोग जो पत्रक बना है उसमें भी वो लिखा हुआ है, विद्यापीठ केवल भिक्षा पर चलता है, पुनरुत्थान विद्यापीठ केवल भिक्षा पर चलता है, इसलिए उसका योगक्षेम चलना चाहिए। उसी योगक्षेम के माने उसके अनुसार हमारा पहले बजट बनता है कि हमारा ये एक वर्ष के लिए इस बार हमें कितना मिलना चाहिए, कितनी आवश्यकता है, तो ये हम गिनती करके तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, पहले वर्ष में हमारा लक्ष्य था, बजट था 60 लाख रुपए, 60। दूसरे वर्ष में, गत वर्ष हमारा बजट था 75। इस वर्ष एकदम 2 करोड़ है, क्योंकि हमें एक भवन की आवश्यकता है, और ये भवन अपने सामने तैयार है, ये हमको मिलेगा। कब मिलेगा? हम उनको पैसा देंगे तब। ये पैसे कहाँ से आएंगे? भिक्षा से आएंगे। इसलिए हमारा इस वर्ष का बजट है वो 2 करोड़ रुपए का है, तो वो पत्रक में एक्सप्लिसिटली बताया हुआ है।
ठीक है ताई, धन्यवाद। हाँ, उसमें हमने ये भी बताया है कि भिक्षा मास पूर्ण होने के बाद भिक्षा का जो वृत्त है, राशि सहित कितने कितने भिक्षादाता रहे, कितने भिक्षाव्रती रहे, कितनी राशि हमको प्राप्त हुई, ये सारा वृत्त जिस भी भिक्षाव्रती को चाहिए या जिस भी भिक्षादाता को चाहिए, उनको देने के लिए भी हम अनुकूल हैं। अनुपमा जी, आपने हैंड रेज। आनंद आनंद नाम बीकानेर से बोल रहा हूँ ताई, नमस्कार। 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 हाँ हाँ ताई, एक तो पत्रक पिछले वर्ष के भी हमारे पास पड़े हैं और स्वामी जी एक मिनट, अनुपमा जी को बोलने दीजिए ना, फिर मैं आपसे बोलता हूँ बोलने के। ठीक है, हाँ ठीक जी। जी नमस्ते। नमस्ते ताई, अभी ऐसा हो रहा है, मैंने अनुभव में देखा है कि जब हम बोलते हैं कि हम गुरुकुल चलाने की शिक्षा देते हैं, ऐसे सिंपल टर्म्स में, तो स्टैटिस्टिक्स मांगते हैं ताई, कितने गुरुकुल तुम लोगों ने शुरू किया है, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और पिछले एक साल हमने दिया तो उसका कैसा आपने इस्तेमाल किया, दिस काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आस्क। तो हाँ ठीक है ना। हाँ, तो जितना, हाँ ठीक है, हाँ, जितना स्टैटिस्टिक्स हम वो उस पुस्तिका में प्राप्त है ताई, ये पूछना। मैं देखूंगी अभी। परंतु हमारे पास जितना स्टैटिस्टिक्स है उतना तो हम ले सकते हैं, परंतु गुरुकुल नाम से इन सबके मस्तिष्क में जो कल्पनाएं होती हैं, उन कल्पनाओं के अनुसार तो हमारा नहीं चलता कामकाज। हाँ, आज हमारा आचार्य अध्ययन संकाय है, उसकी संख्या है, जीवन विकास संकाय है, उसकी संख्या है, तो संख्या तो है और वो हम दे भी सकते हैं, परंतु मुख्य बात ये है कि हमारा अभी रिसर्च में, प्रशिक्षण में, साहित्य निर्माण में ही अधिक काम है और हम देश भर में विद्यालय चले तो गुरुकुल ही चले, इसकी पूर्व तैयारी के रूप में हम काम करते हैं। पुनरुत्थान विद्यापीठ का जो वैशिष्ट्य है वो सामने आना चाहिए कि हम छोटे बच्चों का गुरुकुल नहीं चला रहे हैं। हमारे यदि बच्चे भी हैं तो हमारे 60 वर्ष के बच्चे भी होते हैं। नहीं ताई, वो पूछते हैं भाई, ऑर्गेनाइजेशन हाउ मेनी schools have you opened, like school नहीं, गुरुकुल ऐसे accept it as an opportunity to explain our viewpoint and the work itself. ठीक है। हाँ आनंद जी। हाँ, एक स्वामी जी आप। हाँ राम जी। हाँ राम ताई पिछले वर्ष के जो मैं और मेरी पत्नी शीला जी दोनों ही इस कार्य में थे, तो जितना हम कर पाए, उसके अलावा कुछ पत्रक हमारे पास में अभी भी पड़े हैं, पत्रक और पुनरुत्थान विद्यापीठ की परिचय की जो पुस्तिका थी वो यदि इस वर्ष काम आ सकती है तो उसमें से क्या क्या काम आ सकता है, और जो पत्रक नया है उसमें उससे कुछ अलग है तो वो हमें बता दीजिए, ताकि उस हिसाब से ही आप क्या पत्रक भेजें और पत्रक प्राप्त करें। हाँ, पत्रक है पुनरुत्थान विद्यापीठ विचार एवं कार्य परिचय, ये पुस्तिका है क्या, तो वो तो वही की वही काम में आएगी, परंतु पत्रक काम में नहीं आएगा क्योंकि इस वर्ष के डिटेल्स उसमें नहीं होंगे। इसलिए पत्रक तो या तो वापस कर दीजिए या तो आप उसको मिक्सअप ना हो जाए इस वर्ष के पत्रक के साथ, उस प्रकार से रखिए। हम पिछले वर्ष आवश्यकता से अधिक पत्रक आपके पास पहुंचे, ऐसा इस बार नहीं करेंगे। इसलिए इस बार हम कम से कम सामग्री अभी भेजेंगे, पहली बार में उतनी ही भेजेंगे, फिर आप अपना अनुमान करके हर एक भिक्षावृत्ति अपने लिए कितना और आवश्यक है, कितनी सामग्री और आवश्यक है वो बताएगा। तो अगली एकादशी को, माने एकादशी को तो हमारा शुरू होगा,
उसके बाद पंचमी तक मैंने अगली 4-5 दिन में ही हमको और कितना चाहिए उसका अनुमान हो जाएगा। तो अगली पंचमी तक यदि आप हमको जानकारी देते हैं कि इतना चाहिए, तो एकादशी तक 15 दिन में वो सारी सामग्री आपके पास पहुंच जाएगी। परंतु एक ही बार में हम सब कुछ भेजेंगे, एक ही साथ भेजेंगे, और अतिरिक्त न हो इसका भी हम सब ध्यान रखेंगे। जी गौरव जी, आपने हैंड रेज किया था, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ताई जी राम राम। मैं गौरव, नमस्कार। जनपद संबल जी उत्तर प्रदेश से। जी ताई जी जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे हम हाँ अपनी पाठशाला के लिए जब संपर्क करते थे तो अनुदान के रूप में उनसे धनराशि लेते थे या उनसे वस्तु प्राप्त करते थे। हम्म तो अब जैसे हम भिक्षावृत्ति लेंगे तो इसमें अनुदान का शब्द प्रयोग किया सकता है या भिक्षावृत्ति ही उनको बोला जाएगा? हाँ, ये भिक्षा ही है, अनुदान तो नहीं है। अनुदान ग्रांट होती है ना, उसको अनुदान बोलते हैं। तो ये अनुदान नहीं है, ये डोनेशन नहीं है। डोनेशन भी देखो, लोग मांगने पर ही देते हैं। जो मांगी जाती है वो भिक्षा ही होती है, और मांगने पर दिया जाता है वह भी भिक्षा ही होती है। दान तो अपना पुण्य कमाने के लिए स्वतः प्रेरणा से जो दिया जाता है वो होता है। तो हम शब्दों को सही अर्थ में प्रयुक्त करें और उनको स्थापित करें। इसलिए भिक्षा चाहिए यही, और आप भिक्षा दें, वो देते हैं वो भिक्षा ही है, इस रूप में ग्रहण करें। रामचंद्र जी, आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। हाँ, प्रणाम ताई। मैं रामचंद्र सातारा से बोल रहा हूँ। नमस्कार। संदेश का जो विशेष अंक होना चाहिए भिक्षा के संदर्भ में, इस वर्ष वैसा अंक प्रकाशित होगा या कैसे होगा? अगर प्रकाशित होगा तो सबको पहुंचेगा क्या? 15 तारीख को, मास की 15 तारीख को संदेश प्रकाशित होता है, माने पोस्ट में जाता है। सभी जगह मिलते मिलते 20 तारीख हो जाती है। उसके बाद हमारे पास 10 दिन ही रहेंगे। तो 10 दिन के लिए वो संदेश का अंक हमारे लिए उपयोगी होगा कि नहीं होगा, इसका विचार करेंगे। परंतु ये जो हमारी पुनरुत्थान विद्यापीठ विचार एवं कार्य परिचय है और पत्रक है, उतना तो पर्याप्त हो सकता है। या फिर जैसे सबके सुझाव होंगे वैसा हम करेंगे, परंतु जो भी होगा वो 10 दिन के लिए ही हमारे उपयोग में आएगा। नहीं तो इस मास का 15 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाला हमको भिक्षा अंक करना पड़ेगा। तो जो भी विचार होगा ऐसा करेंगे। भिक्षा अंक कितना उपयोगी रहता है उसके आधार पर करेंगे। जी ताई। अविनाश जी, आप पूछ लीजिए। हाँ जी, बस 1-2 मिनट केवल। अविनाश बीकानेर से, अभी वर्तमान में हैदराबाद भाग्यनगर में हूँ। पिछले 2 दिनों से थोड़ा संपर्क नहीं हो पाया। तो ये गट प्रमुख बन गए हैं क्या? उनके नाम, मेरी कल सुधीर जी से बात नहीं हो पाई। उनके 2-1 बार फोन आए थे लेकिन बात नहीं हो पाई। नहीं, अभी संरचना, पक्की संरचना बनने में 2 दिन लगेंगे। जी ठीक। ताई, समय भी हो गया तो हम पूर्ण करेंगे। हाँ, यदि फिर से हो हैंड रेज किया। अविनाश जी, आप फिर पूछना चाहते हैं? नहीं, पूछ लिया मैंने, बस गट प्रमुख का ही मेरे को थोड़ा कंफर्म करना था। हो गया वो, हैंड रेज हो गया था इसलिए। ठीक है, ठीक है जी। ताई, हो गया, सब पूर्ण हो गया है। तो ठीक है, फिर पूर्ण करेंगे। हाँ, तो हमारा, जैसे विनोद जी ने संकल्प का कहा ही था, हम भी आज प्रथम दिन ही ये संकल्प करके ही कार्य के शुरुआत करते हैं कि हमारी ये भिक्षा योजना यशस्वी होगी भगवान की कृपा से और हम सबके पुरुषार्थ से। तो हम अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण निष्ठा पूर्वक इस योजना में सहभागी बनेंगे।
यही हम पूर्ण करते हैं आज की बैठक।